अमीर बहू आई फलों के बाग ससुराल में। मिंटू, तेरी बेटी तो हल्दी के सिंगार में बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, तुम सही कहती हो ललिता, बस अब किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की खुशियों में। दूसरी तरफ धर्मेंद्र फोन पर रिश्तेदार से बात करते हुए। हाँ हाँ बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, शादी बहुत अच्छे घर में कर रहा हूँ। वो लोग हर दिन लाखों में खेलते हैं। चलो भाई, फिर तो बढ़िया है। सच में मेरे ससुराल वाले लाखों में खेलते हैं? इसका मतलब मेरी शादी बहुत ही रईस घर में हो रही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब पूरे विधि विधान के साथ पलक की शादी हो जाती है। पलक कार में बैठकर अपने ससुराल आ रही होती है। रास्ते में उसे फलों का बाग नजर आता है, जहां आम, अमरूद, लीची, अंगूर, इमली जैसे अनेक फल लगे हुए होते हैं। बाप रे, हम ससुराल जा रहे हैं या फलों के बाग में? पलक, तुम्हारा ससुराल फलों के बागों के बीच में ही है और कुछ देर में अब घर आने ही वाला है। शंकर की गाड़ी घर के पास लगती है। घर के चारों तरफ अमरूद, लीची, अंगूर के पेड़ लगे होते हैं। कुछ फलों की शाखाएं शंकर के घर पर भी बिछी हुई होती हैं। अरे यार, मैं ससुराल आई हूँ या फलों के बाग में, और सारे घर वाले इन फलों के बागों के बीच में ही है। ये लोग यहाँ ऐसे कैसे रहते होंगे? अरे भाभी, कहाँ खो गई? घर के अंदर आइए, माँ आरती की थाली लेकर खड़ी है। हाँ आई। आओ बहू, घर के अंदर आओ। घर भी बहुत सिंपल सा है। पापा ने तो कहा था ये बहुत पैसे वाले हैं। खैर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगले दिन सुबह पलक अपनी रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ बड़े बड़े टोकरी में कई तरह के फल जैसे आम, लीची, अमरूद, इमली, तरबूज रखे हुए होते हैं। बाप रे, इतने सारे फल! चलो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। अब कुछ ही देर में पलक डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी, रोटी, शाही पनीर, पुलाव, रायता परोसती है। ओहो बहू, गर्मा गर्म रोटी। एक काम करो ना, रसोई में फल रखे होंगे, उनमें से ताजा ताजा रसीले आम काट दो। मैं इन गर्मा गर्म रोटी के साथ खाऊंगा। और बहू, मेरे लिए इमली की चटनी बना ले। वहाँ पर ताजी ताजी इमलियाँ मैंने तोड़ कर रखी हैं फलों के बाग से। बड़े ही गंवार लोग हैं। इतने एक्सपेंसिव फूड मैंने बनाकर इनके आगे रखे हैं, फिर भी इनकी फरमाइश देखो। गंवारों की तरह आम के साथ रोटी खाना है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। पलक रसोई में आती है और एक प्लेट में आम काटती है। दूसरी तरफ मिक्सी में इमली की चटनी पीसकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। मेरा खाना तो हो गया पलक, पर मेरा शरबत पीने का मन कर रहा है। एक काम करो ना, बाग से लीची तोड़ कर लाए थे पिताजी, तुम उनका शरबत बना लो ठंडा ठंडा। अरे भाई, इनकी तो फलों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। कभी आम, कभी इमली की चटनी, अब लीची का शरबत। ठीक है, लाती हूँ। अब पलक पूरे परिवार के लिए लीची का शरबत बनाकर लेकर आती है। शरबत पी के धर्मेंद्र और शंकर फलों की एक्सपोर्टिंग का काम करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि, चलो बहू, हमारे साथ फलों के बाग में चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, चलिए ना, मजा आएगा। अब पलक अपनी सास और नंद के साथ फल के बाग में आती है, जहाँ पर कई तरह के फल, आम, अंगूर, अमरूद, लीची, इमली, सेब, गन्ने लगे होते हैं। माँ जी, ये इतना बड़ा फलों का बाग किसका है और इसकी देखभाल कौन करता है? बहू, ये फलों का बाग, इसमें से कुछ फलों के वृक्ष हमारे हैं, कुछ पड़ोसियों के। सभी लोग मिलकर देखभाल करते हैं। माँ जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और थोड़ी भूख भी लग रही है। अच्छा भाभी, आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए और ये लीजिए लीची, ये लीची खाइए, इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी। पापा कहते थे मेरा ससुराल बहुत अमीर है, लाखों में खेलता है, और यहाँ मेरे ससुराल वालों को उनके बाग और फलों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। खाने को भी ये लीची दिया है, इससे भला कहीं पेट भरता है? फलों के बाग में बैठी पलक लीची को खा रही होती है। तभी उसकी सास गीतांजलि अपने सर पर एक फलों से भरी टोकरी लेकर आती है और कहती है, बहू, अब जब तू बाग में आ ही गई है तो एक काम करिए, फलों की टोकरी उठाने में हमारी थोड़ी मदद कर दे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? भला मैं क्यों उठाऊं इस फलों की टोकरी को अपने सर पर? और अगर इतना ही फलों के बाग का शौक है तो फल उठाने के लिए वर्कर क्यों नहीं रख लेते हैं आप लोग? बहू, आज उठा ले, आज फल ज्यादा गिरे हैं, इतना मैं और ईशु अकेले नहीं उठा पाएंगे। अब गुस्से में पलक अपने सर पर फलों की टोकरी लाकर घर में रखती है। क्या हुआ बहू, बड़ी गुस्से में लग रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ? आज सर पर फलों की टोकरी उठाई है, कल कुछ और करवाओगे आप लोग मुझसे। अरे रईस घर की लड़की हूँ, अगर पहले पता होता ना कि इस तरह इस गंवार फैमिली में रहना होगा तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। अच्छा बहू, गलती हो गई, गुस्सा थूक दो। और गीतांजलि, तुमने क्यों बहू से फलों की टोकरी उठवाई? तो क्या हो गया, फलों के बाग में इसका ससुराल है, थोड़े फलों से जुड़े काम कर लेगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। सास की बातें सुनकर पैर पटकती हुई पलक अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह गीतांजलि फिर अपनी बहू से कहती है,
बहू, फलों के बाग में चल, तेरी नंद की तबीयत ठीक नहीं है, वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी मेरी। कल सर पर अपनी बहू से फलों की टोकरी उठवाकर इस बुढ़िया को चैन नहीं मिला क्या, जो आज फिर मुझे बाग में ले जाने की बात कर रही है। ठीक है चलिए। पलक फिर अपनी सास और नंद के साथ फलों के बाग में आती है, जहाँ गीतांजलि गिरे हुए फलों को टोकरी में भरती है, पेड़ों में कीटनाशक दवाइयाँ डालती है। अच्छा बहू सुन, मैंने फलों के पेड़ों में ये कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी हैं, और तू अब यहाँ रखे इस गोबर को अपने हाथ से थोड़ा मथ दे, ताकि इस खाद को मैं फलों के पेड़ में डाल सकूं। तभी पलक अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या, जो मुझसे ऐसी चीज करने को बोल रहे हैं? इतनी गंदी और बदबूदार गोबर को मैं अपने हाथों से बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरे ससुराल वाले इतने गंवार हैं, तो मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनती। इसका मतलब भाभी, पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना, कृषि होना, ये गलत है, और ये लोग गंवार होते हैं आपकी नजर में। छोड़ बेटी, बहू से कुछ मत कह, मेरी ही गलती है जो मैंने उससे कहा, मैं खुद कर लेती हूँ, रहने दे। गीतांजलि खुद गोबर की खाद फलों के पेड़ों में डालती है। कुछ देर बाद तीनों ही घर लौटते हैं। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। वहीं पलक अपने पति पर भड़कते हुए कहती है, ये सब क्या है शंकर, तुम्हारे परिवार वालों को फलों के बाग से फुर्सत नहीं है क्या? अब तो ये लोग मुझे भी फलों के बाग में ले जाकर कई तरह के उल्टे काम करने को बोलते हैं। अरे तो क्या हो गया पलक, हमारा फलों का ही काम है, और अगर तुमने थोड़ा हाथ बटा दिया माँ का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब जहाँ पलक अपने फलों के बाग ससुराल में रहकर परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पलक के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कंपनी में लाखों का नुकसान हो गया था। भरपाई करने के लिए धर्मेंद्र के पास एक भी रुपया नहीं था। तभी वो एक दिन मुंशीलाल को फोन करता है। हेलो मुंशी जी, कहाँ है आप? भाई आपसे मिलना था। अरे धर्मेंद्र जी, मिलना है तो इसमें फोन करने की क्या जरूरत थी, कभी भी आ जाते हमारे फलों के बाग में। अब अगले दिन पलक अपने सास ससुर ननद और पति के साथ फलों के बाग में होती है। तभी उसके पिता धर्मेंद्र वहाँ पहुँचते हैं। पापा, आप यहाँ? अरे आ गए धर्मेंद्र जी, आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए। क्या हुआ, बहुत चुप चुप है और माथे पर भी शिकन है, कुछ बात है तो कहिए ना। देखिए मुंशी जी, शास्त्रों के हिसाब से तो बेटी के घर का पानी पीना भी श्राप है, पर ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि मुझे 4-5 लाख रुपए की जरूरत थी, क्योंकि मेरी कंपनी घाटे में जा रही है। अपने पिता की बात सुनकर पलक गुस्से में, अरे पिताजी, अगर आपको मदद चाहिए थी तो शहर में किसी से बात करते ना, यहाँ मेरे इन फकीर और गरीब ससुराल वालों से मदद क्यों मांगने आ गए? ये लोग मदद के नाम पर आपको सिर्फ फल दे सकते हैं, आम, केला, अंगूर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे बेटी चुप रहो, जब दो बड़ी बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोलती हो? अरे रहने दीजिए, बहू से कुछ मत कहिए, बेचारी बच्ची है। अब मुंशीलाल वहीं बैठे बैठे 4 से 5 ग्राहक को फोन करता और कुछ ही देर में ग्राहक फलों के बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। मुंशी जी, आपने फोन करके बुलाया? हाँ किशोर, दरअसल मुझे अपने फलों के पेड़ बेचने थे, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे फलों के पेड़ की मांग कहीं ज्यादा है। जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात। आप बताइए, आपको कितनी कीमत चाहिए? ज्यादा नहीं, कुछ यही 8 से 9 लाख रुपए। किशोर मुंशीलाल के हाथों में नोटों की गड्डी देता है। मुंशीलाल नोटों की गड्डी धर्मेंद्र के हाथ में देता है। शुक्रिया मुंशी जी, आपकी वजह से बहुत बड़ी मदद हो गई। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे एक सेकंड में! मैं तो आप लोगों को बहुत ही गरीब और गंवार समझती थी, इन पेड़ों और फलों का काम करता देख। तो बहू, अब तुझे समझ में आया कि हमारे फलों के बाग की क्या कीमत है और हम क्यों अपना सारा समय इस फलों के बाग को देते हैं। जी माँ जी, आज मुझे बहुत अच्छे से इस फलों के बाग की वैल्यू पता चल गई। मुझे माफ कर दीजिए, जिन फलों के बाग की मैं इतनी बुराई करती थी, आज इन्हीं फलों के बाग से मेरे पिता की इतनी बड़ी मदद हुई है। इस दिन के बाद से अब पलक भी अपनी सास के साथ फलों के बाग की देखभाल करना शुरू कर देती है। आज 6 साल बाद सुलेखा की दोनों बहुएं गौना करके घर आती हैं। चलो अच्छी बात है सुलेखा, गौना होने के इतने सालों बाद तेरी दोनों बहू तेरे घर वापस आ गई। अब तो बस नन्हे मुन्नों की आवाज सुनना बाकी है। थोड़े टाइम में उसके लिए फिर से हम हाजिर हो जाएंगे, क्यों बिमला? हाँ हाँ बिल्कुल, दूध नहा पूतो फलो बच्चों। आंटी, इसका मतलब क्या होता है? अरे बहू, इसका मतलब होता है सुख संपत्ति और संतान दोनों का सुख प्राप्त हो तुम दोनों को। अरे बहुत बातें हो गई, चलो जाओ, मेरी बहुएं अब आराम करेंगी।
ठीक है, मैं चलती हूँ। और तुझे खुशखबरी देनी थी, रात को मेरी बहू के बेटा हुआ है और अब 1 साल बाद तू ये खुशखबरी सुना देना, ठीक है? हाँ 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 जरूर। ये सुनकर अड़ोसी पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं। घर के सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन बहुएं पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिला देती हैं। सास ससुर के शगुन देने के बाद अचानक से अमित के पेट में दर्द होने लगता है। माँ, बाबूजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? कहीं इसके फिर से तो पेट में सूजन नहीं हो रही है? माँ भैया तो तावला है, मुझे जांच नहीं आ ली। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर 5 साल की पूजा को भी अस्थमा का अटैक आ जाता है। घर वाले फौरन दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करने के कुछ देर बाद। देखिए, अमित के कुछ टेस्ट हुए हैं, जिससे पता चला है कि खाने पीने की वजह से उसके पेट में सूजन हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का भी खतरा है। फिलहाल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये बाहर का कुछ भी जंक फूड खाते हैं तो इनका लिवर भी खराब हो सकता है। और छोटी सी बच्ची को भी अस्थमा का अटैक आ गया है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई है, इसलिए उसके आसपास बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही खाने में कोई तड़का लगना चाहिए। दोनों बहुत छोटे हैं, ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बच्चे को खूब ख्याल रखूंगी। हे भगवान, हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया? हम कैसे ख्याल रखेंगे? हम दोनों हमेशा तो पास नहीं हो सकते ना। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, दीदी और मैं है ना, हम दोनों मिलकर खूब ख्याल रखेंगे। हाँ बाबूजी, आज से ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह दोनों बहू नंद और देवर के संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं और अब उनका हर चीज का ख्याल रखती हैं। दोनों बच्चों का ख्याल रखते रखते दोनों बहुएं अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, जिस वजह से सास ससुर अक्सर उन्हें बच्चे न होने का ताना मारते हैं। और 20 साल बाद नंद देवर दोनों की हालत में सुधार होता है और देवर भी सलोनी से शादी कर लेता है और 6 महीने बाद सलोनी घर में मां बनने की खुशखबरी सुनाती है। क्या हुआ बहू, तूने सच कहा? माँ बनने वाली है? इसका मतलब मैं दादा और सुलेखा दादी बनने वाली है। अरे मजे आ गए, अब तो ढोल नगाड़े बजने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे 20 साल बाद इस घर में पहला बच्चा आने वाला है और कुछ ही समय में हम उसकी किलकारी सुन पाएंगे, अपनी गोद में उठाकर झुला पाएंगे। क्या सच में? सलोनी, तुमने इस घर को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आखिर 20 साल बाद इस घर में पहला बच्चा आने वाला है। अब तुम देखना हम तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। मैं अभी आई। रितिका खुशी से सूखी लाल मिर्च लाकर सलोनी की नजर उतार रही होती है कि उसके हाथ से वो लाल मिर्च फेंक देती है। दूर हट गया आप मुझसे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? क्या हुआ सलोनी, तुमने ऐसे क्यों किया? मैं तुम्हारी और बच्चे की नजर उतार रही थी। नजर लगाने वाले से कब से नजर उतारने का रिवाज चलने लग गया, बताइए ना। सलोनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रही हूँ कि आप दोनों तो बांझ हो, 20 साल से इस घर में एक वारिस नहीं दे पाए। अब जब इस घर का पहला बच्चा मैं दे रही हूँ तो आप लोगों का साया भी मुझे अपने बच्चे पर नहीं चाहिए, इसलिए आप दोनों मुझसे दूर रहेंगे। माँ जी कह दीजिए अपनी दोनों बड़ी बहू से। हाँ छोटी बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। 20 साल से इन दोनों ने इस घर में एक वारिस नहीं दिया। मुझे तो लगा था कि कहीं हम दोनों पोता पोती देखने से पहले ही स्वर्ग ना पहुंच जाएं, पर आखिरकार तूने हमको ये खुशखबरी दे दी, वो भी सिर्फ शादी के 6 महीनों में। माँ जी, जैसे आप पोता पोती के लिए तरसती है, वैसे हम दोनों भी माँ बनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन बहू, इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। जैसा सलोनी बहू चाहती है तुम दोनों वैसा ही करोगी। उसके पास ज्यादा जाओगी नहीं, लेकिन उसके खाने पीने का ख्याल तुम दोनों को ही रखना है। बहू जो बोले वैसा बनाना। हाँ बिल्कुल, जा आप केसर वाला दूध लेकर आ बहू के लिए, और सुनिए आप और मैं जाकर बाजार से दूध, घी, मेवा, शहद ये सब सामान ले आते हैं। हाँ बिल्कुल। सुलेखा और किशनलाल सामान लेने बाजार चले जाते हैं। वहीं घर वालों की बातों से सुनीता और रितिका की आंखें भर आती हैं। मां न बनने का गम दोनों के दिलों को छलनी करता है, पर किसी से ये क्या कह सकती थी। अपने आंसू पोंछने के बाद रितिका सलोनी को केसर का दूध दे देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। दोनों बहू सलोनी का खूब ख्याल रखती हैं। उसका जो मन होता है वो खाने को मंगवाती हैं। एक दिन, रितिका, हम दोनों तो माँ नहीं बन पाए, लेकिन सलोनी के लिए हमें बहुत खुशी है, पर घर वाले समझते नहीं हैं। खैर, आज से उसको 7वां महीना लग गया है, अब हमें और भी ध्यान देना होगा। हाँ दीदी, ये मैंने उसके लिए घी वाली खिचड़ी बना दी है, देने चलते हैं। सुनीता सलोनी के लिए ढीले कपड़े और रितिका खिचड़ी लेकर आती है तो देखती है कि सलोनी अपने कमरे में फ्रूट चाट बैठकर खा रही है।
सलोनी, ये तुम फ्रूट चाट खुद से काट कर क्यों खा रही हो? और ये क्या, इसमें तो पपीता भी है। क्या हो गया? अभी मैंने एक बाइट खाई थी कि आप दोनों आ गए। ये सुनकर दोनों जेठानी सलोनी को फटाफट बाथरूम ले जाती हैं और उसके मुंह में उंगली डलवाकर उल्टी के जरिए खाया हुआ फ्रूट चाट बाहर निकलवा देती हैं। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ये आप दोनों ने क्या किया? मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने दे सकती हैं क्या? सलोनी, तुम्हें पता है इस घर में 20 साल बाद पहला बच्चा आ रहा है। तुम्हें पपीता नहीं खाना चाहिए था। 7वें महीने में कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, पर भगवान की दया से अभी तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें फौरन टेस्ट के लिए जाना होगा। आप दोनों बहुत ज्यादा मनहूस हो। टेस्ट के लिए जाना है तो मैं माँ जी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन आप दोनों के साथ नहीं। ठीक है, माँ जी के साथ चली जाओ। रितिका सास के साथ सलोनी को अस्पताल भेज देती है, जहां उसके सारे टेस्ट अच्छे से हो जाते हैं। सलोनी उन दोनों से काम न करवाने के चक्कर में खुद के साथ बहुत लापरवाही करती थी, लेकिन दोनों बहू फिर भी ख्याल रखती थी। एक दिन रिश्तेदार घर आते हैं। अरे सुलेखा, तेरी दोनों बहू की शादी को 20 साल हुई थे, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई क्या तुझे? और बता, इसकी छोटी देवरानी की शादी अभी हुई और ये तो गर्भवती भी हो गई। अरे अच्छा है छोटी बहू ने ये खुशखबरी दे दी, वरना इस घर में आप दोनों को बच्चों की किलकारी सुनने का मौका कभी नहीं मिल पाता। अरे बड़ी बहू, तुम दोनों के पतियों का तो वंश खत्म हो गया, अब देवर ही इस पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। सही बोले भाई साहब, अब मेरा तीसरा बेटा यही वंश चलाएगा। इन दोनों ने तो मेरे दोनों बेटों की खुशी उनसे छीन ली, मनहूस कहीं की। ये सुनकर दोनों बहू रसोई में बहुत रोती हैं। इस दर्द से हम कैसे रोज रोज गुजर रहे हैं, ये बस हम दोनों ही जानते, बाकी सबको ताने देकर चले जाते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ हमारे पति भी परेशान हैं। भाभी आप रोइए मत, घर में छोटी भाभी को छोड़कर सब जानते हैं कि हम दोनों भाई बहनों की वजह से आपने सैक्रिफाइस किया है। शांत हो जाइए। वक्त के साथ सलोनी को 9वां महीना लग जाता है। एक शाम सलोनी अपनी माँ से बात करते हुए घर के बाहर टहल रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। दोनों बहू आकर उसे बचा लेती हैं। सलोनी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि देख कर चला करो, फोन पर बात करना जरूरी था। तुम्हें पता है ना इस घर में 20 साल बाद बच्चा आ रहा है। हाँ मुझे पता है 20 साल बाद इस घर में पहला बच्चा आ रहा है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप मेरा पीछा क्यों कर रही थी? आप लोग आसपास होते हो ना, तभी मेरे साथ ही मनहूसियत होती है। बस करो सलोनी, कितना बोलोगी? तुम्हारी प्रेगनेंसी से लेकर आज तक तुम यही बोलती आई हो, लेकिन सच में हम इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद सलोनी घर में चली जाती है। शाम को उसकी दवाई का टाइम हो गया था। तब सलोनी, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, खा लो जल्दी से, इसके बाद जूस भी पीना। नहीं पीना मुझे, समझी आप? आपके कहने से नहीं चलने वाली मैं। सलोनी, तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम दोनों भाभी से ढंग से बात नहीं करती हो। वो तुम्हारा ख्याल ही तो रख रही हैं। तुम्हें कैसे पता वो मेरा ख्याल रख रही है? तुम तो काम करते हो। मुझे पता है ये दोनों मेरे माँ बनने से जलती हैं। गुस्से में सलोनी कमरे से बाहर निकल जाती है और पायदान पर पैर पड़ते ही वो फिसल जाती है, जिससे पेट के बल गिरने से उसे लेबर पेन का दर्द होने लगता है और घर वाले फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। दोनों जेठानी भगवान के सामने मिन्नत कर रही थी। भगवान, हमारी देवरानी और उसके बच्चे को कुछ मत होने देना। 20 साल बाद इस घर में खुशियां आने वाली हैं, आप हमसे ये छीनना मत। भगवान प्लीज दोनों की रक्षा करना। कुछ देर बाद सलोनी बच्चों को जन्म दे देती है। तभी ये सब क्या हरकत है सलोनी? तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। इस बच्चे पर सबसे पहला हक भाभी का है। भाभी आइए, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। अमित, तुम क्यों इनको हमारा बच्चा दे रहे हो? ये बांझ हैं। खबरदार सलोनी, फिर अगर ऐसा कहा तो वो बांझ नहीं है। सिर्फ मेरे और पूजा की वजह से उन्होंने कभी फैमिली प्लानिंग नहीं करी। बचपन में हम दोनों की तबीयत बहुत खराब रही है और इस बात से तो माँ बाबूजी भी वाकिफ हैं। अगर वो हम दोनों का ख्याल रखने का वादा नहीं करती तो आज उनके भी बच्चे होते। क्या सच में? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने आप दोनों को हमेशा गलत बोला, गलत समझा। लीजिए इस बच्चे को गोद में उठाइए। ये सुन खुशी से दोनों बहू उस बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और ढेर सारा प्यार करके मिठाई लेने जाती हैं कि दोनों बेहोश हो जाती हैं। और चेकअप करने पर डॉक्टर्स दोनों के मां बनने की बात बताता है। ये सुनकर घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और आखिरकार बच्चों की कमी उनके घर में पूरी हो जाती है।